आरआरबी जेई, अब देखिए आप सिविल से, मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, किसी भी ब्रांच से हो सकते हैं। और अब आपके मन में ये है कि सर आरआरबी जेई का पेपर पहली बात तो होगा कब, क्योंकि सीबीटी 2 का पेपर होना बाकी है, और इसकी स्ट्रैटेजी हम क्या बनाएं। देखिए मैं आपको बता देता हूं कि पेपर का अंदाजा हम लोग अगले 2 महीने का लगभग लेके चल रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपका जो नया नोटिफिकेशन है वो जुलाई में आना है। फिर आरआरबी हैज़ मैनी अदर पोस्ट ऑल्सो। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो मेरा अपना अंदाज़ा है कि अगले 2 महीने के अंदर आपका पेपर हो जाना चाहिए। अब 2 महीने के हिसाब से अगर मैं एक प्लान बनाऊं तो देखिए आप एक स्टूडेंट फ्रेशर भी हो सकते हैं, एक ऐसे स्टूडेंट भी हो सकते हैं जो पहले भी आरआरबी जेई का पेपर दे चुके हैं। तो मैंने दोनों के हिसाब से आप लोगों की स्ट्रैटेजी को बिल्ड करने की कोशिश की है। हमें पता है कि हमें 150 क्वेश्चंस का आंसर देना है, 120 मिनट हमारे पास है। इसमें हमसे सीबीटी 2 में भी नॉन टेक के 50 सवाल और टेक के 100 सवाल पूछे जाने वाले, तो हमें दोनों को साथ में लेकर चल रहा है। और अपनी स्ट्रैटेजी को हम पहली बार पेपर देने जा रहे हैं इसके हिसाब से भी बनाया जा सकता है, और जो पहले भी पेपर दे चुका है उसको अपने उसके हिसाब से बनाना है। तो मैं दोनों को कोशिश करूंगा कि उनकी स्ट्रैटेजी देने की कोशिश। देखिए पिछले साल का पेपर हमें ये बताता है कि यहां पर कॉन्सेप्ट इज द किंग। जितनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी उतना अच्छा आप पेपर में कर जाएंगे, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल का बहुत बड़ा कोई रोल नहीं है। अगर मैंने पेपर को एनालाइज किया तो देखने को मिला कि एक शिफ्ट में 2% न्यूमेरिकल आए, एक शिफ्ट में 4% न्यूमेरिकल आए, एक शिफ्ट में तो न्यूमेरिकल आया ही नहीं जो री एग्जाम हुआ था, ठीक है। और दूसरा मुझे ये देखने को मिला कि पहली शिफ्ट से दूसरी शिफ्ट में स्टेटमेंट बेस्ड सवाल ज्यादा है, तीसरे शिफ्ट में और ज्यादा है। तो भैया हमने इसी ऑब्जर्वेशन को जब एनालाइज किया कि भाई स्टेटमेंट बेस्ड सवाल शिफ्ट बाय शिफ्ट बढ़ते जा रहे हैं, तो एक स्टेटमेंट बेस्ड सवालों ने भी अपनी जगह बनाई। और इसमें भी अगर आप देखोगे तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर आपके पास है तो स्टेटमेंट बेस्ड सवालों का भी आंसर आप इजीली दे पाएंगे। तो अब स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए हमारी एज अ फ्रेशर और एज अ रिपीटर स्टूडेंट। देखिए इसको कोशिश की है मैंने इस तरीके से बताने की कि देखिए अगर मैंने सिविल का सिलेबस देखा, देखिए क्योंकि मैं तो सिविल के सिलेबस के हिसाब से ही ज्यादा बात कर पाऊंगा, आप जो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, वो अपने सब्जेक्ट्स देखेंगे कि किसकी ज्यादा सवाल पूछे गए थे किसके नहीं। जैसे सिविल में मैंने देखा कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इकलौता ऐसा सब्जेक्ट रहा जिसमें टेक्निकल में 100 में से करीब 28-29 सवाल इसी से आए। और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर मैं अभी इसमें बिल्डिंग मटेरियल नहीं जोड़ रहा, मैं इसमें एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स नहीं जोड़ रहा हूं। अगर मैं बिल्डिंग मटेरियल्स को भी इसी के साथ जोड़ लेता हूं, एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स को भी इसके साथ जोड़ लेता हूं, ठीक है, तो ये लगभग 42-43 नंबर का पहुंच जाता है, ठीक है, सिर्फ एक शिफ्ट के अंदर। 100 में से अगर 42-43 नंबर आपके बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक, जो कि ये ओवरऑल एक ही सब्जेक्ट है, ठीक है ना, इससे आ जाते हैं, तो भाई एक बहुत बड़ा वो है। यानी कि चाहे आप रिपीटर हैं, चाहे आप फ्रेशर हैं, आपको इस चीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते। फिर हमने देखा कि कुछ शिफ्ट को और एनालाइज किया तो देखा कि अगर मैं सिर्फ सोम को एज अ सब्जेक्ट इसके अंदर ऐड कर लेता हूं, ठीक है ना, तो मैं ये देख रहा हूं या एस्टिमेट को ऐड कर लेता हूं, तो बाकी तो मुझे कोई सब्जेक्ट ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। 100 में से 50 नंबर का पेपर तो मैं यहीं से निकाल जाऊंगा। और अगर सोम और एस्टिमेट को सिर्फ और ले लेता हूं तो 60% ऑफ द पेपर इज फ्रॉम दिस पार्ट, बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, सोम, एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक एंड एस्टिमेशन। तो भाई हमें ये कोशिश करना है कि हम वो मेजर पार्ट ऑफ जो सिलेबस है जहां से ज्यादातर सवाल आ रहा है उसको पहले प्राइमरीली फोकस करें। चाहे अब मैं सिविल में बात करूं, चाहे मैं इलेक्ट्रिकल में बात करूं, चाहे मैं मैकेनिकल में बात करूं, और साथ के साथ नॉन टेक को भी पीछे नहीं छोड़ना, क्योंकि देखिए ये डिसाइडिंग फैक्टर बनेगा। क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट टेक्निकल वाले पार्ट पर फोकस करता है, और आप देख लीजिए जिन बच्चे का पिछले साल सिलेक्शन नहीं हुआ, रिपीटर्स बच्चे कमेंट करके बता सकते हैं, कहीं ना कहीं वो नॉन टेक होता है जो हमें पीछे छोड़ देता है। अब देखिए आरआरबी में थोड़ा सा ये फैक्टर थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि पहला पेपर हम पूरा नॉन टेक का ही देकर आए होते हैं, उसको क्लियर किया होता है, इसलिए थोड़ा सा आरआरबी के अंदर ये पार्ट थोड़ा डाउन हो जाता है। लेकिन आरआरबी में फिर यहां खेलेगा टेक्निकल, ठीक है ना। तो एसएससी होता तो नॉन टेक खेल जाता, यहां पर टेक्निकल खेल जाता है, क्योंकि इसमें जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट आप सिविल वाले बच्चे देख रहे हैं, ये बहुत डिटेल में पूछा जाता है। और जब बहुत ज्यादा डिटेल में पूछा जाता है तो हम इसके लिए वेल प्रिपेयर्ड है नहीं, ठीक है। तो वो कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हमने पूरा सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस भी किया, सब कुछ किया, तो मैंने कहा एक प्रायोरिटी पिरामिड बना लेते हैं कि भाई 40 से 50 नंबर मैं बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक और एस्टिमेट को मिला करके खींच जाऊंगा। फिर मैं सोम, आरसीसी और सॉइल मैकेनिक्स को प्रायोरिटी में रखूंगा, और तीसरे नंबर पे फिर इन्वायरमेंट, हाइवर, फ्लूइड मैकेनिक्स को रखूंगा एज पर आरआरबी जेई ट्रेंड, ठीक है। अब मैंने ये कर लिया,
इसके बाद मुझे पता है कि नॉन टेक में भी कौन कौन से पार्ट्स जो है वो मेरे से पूछे जाने वाले हैं। फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो मेजर पार्ट है उसके अंदर भी बहुत सारे पार्ट है, सब स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर, बिल्डिंग मेंटेनेंस, बिल्डिंग फिनिश। उसमें सबसे ज्यादा जो सवाल अगर आप देखेंगे सुपर स्ट्रक्चर और फिनिश से आया है, उसके बाद मेंटेनेंस एंड रिपेयर से, और उसके बाद सब स्ट्रक्चर और अर्थवर्क से। तो आपको ये भी कोशिश करनी है कि उस सब्जेक्ट में भी जब आप घुसे तो किस वाले पार्ट पर आपको ज्यादा फोकस करना है। मैं आपको ये पूरा जो डिटेल है ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी दे दूंगा, उसकी भी चिंता मत करिए, लेकिन पहले ध्यान से सुन लीजिए बात को। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, अब ये 60 डेज का पूरा एक टाइमलाइन बना लिया और इसको 2 फेजेस में बांट दिया है, फेज 1, फेज 2। फेज 1 है 40 दिन का और फेज 2 है लगभग लगभग 20 दिन का। फेज 1 के अंदर हम अपने कोर कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करेंगे, अपने सब्जेक्ट्स को बिल्ड करेंगे, चाहे वो नॉन टेक हो चाहे टेक हो, और फेज 2 के अंदर फिर अपने टेस्ट, रिवीजन, मिस्टेक्स, इन सारी चीजों पर काम करेंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम काम करने वाले हैं। अब इसमें देखो कैसे करेंगे। मान लेते हैं कि आप बिगिनर स्टूडेंट है, तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि भाई आप पहले अपने जो हाई वेटेज वाले टॉपिक्स हैं उनको कवर करना शुरू करें। ठीक है, उसके बाद आप अपने, जब आपने हाई वेटेज वाले कंप्लीट कर लिए, फिर आप अपने जो लो वेटेज सब्जेक्ट्स हैं उनको बाद में कंप्लीट करेंगे। इसमें आपको ये कोशिश करना है कि हर वीकेंड पे, सैटरडे संडे पर आपको टेस्ट भी लगाना है। जो भी आप पूरे हफ्ते पढ़ रहे हैं, सैटरडे संडे उसके ऊपर टेस्ट लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने फोकस किया हाई यील्ड वाले अपने सब्जेक्ट्स के, फिर कंसेप्चुअल फाउंडेशंस बिल्ड करी, मतलब अपने जो डिजाइन वाले सब्जेक्ट्स हैं जो यहाँ पर आरआरबी में थोड़े कम पूछे जाते हैं, और हफ्ते टू हफ्ते आपको टेस्ट देते हुए चलना है। जो रिपीटर स्टूडेंट है वो तो भाई पहले से अपना पूरा सब कुछ, सारे सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं उसने। अब उसको ये पता है कि पिछली बार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था तो इस पॉइंट पे मैं रह गया था, या मैंने ये नहीं पढ़ा था, या मैंने यहाँ गलती करी थी। तो अपने वो वीक पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने हैं। वीक पॉइंट आइडेंटिफाई करने के बाद आपको उनके ऊपर काम करना है। साथ के साथ आपने देखा है कि पिछले साल तीसरी शिफ्ट में जो मतलब री एग्जाम हुआ था, उसमें स्टेटमेंट बेस्ड सवाल 19 सवाल आ गए थे 100 में से। ठीक है, तो स्टेटमेंट बेस्ड सवालों पर भी आप ज्यादा काम कर सकते हैं क्योंकि आपके सब्जेक्ट तैयार है। ठीक है ना, और फिर आप धमाधम धमाधम टेस्ट लगाइए, जितना टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि देखिए टेस्ट लगाने से एक फायदा ये है कि अभी भी आपकी क्या क्या गलतियां हो रही हैं आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। नए स्टूडेंट के पास उतना मौका नहीं है टेस्ट लगाने का जितना आपके पास है। क्यों? क्योंकि वो तो अभी साथ साथ पढ़ भी रहा है। ठीक है, तो आप अपना वो समय जो आपने पढ़ने में पहले लगा लिया है, अब आप उसको टेस्ट में लगा सकते हैं। इसलिए मैंने कहा हेवी आप मॉक टेस्टिंग करें। ठीक है, तो सबसे पहला रूल हम क्या फॉलो करेंगे? एज अ बिगिनर स्टूडेंट हम ये करेंगे कि हम स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड समय है। ठीक है, देखिए अब हमारे पास 2 साल का समय होता है, 3 साल का समय होता है, जैसे कॉलेज में था, तब तो स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करके उसको डिटेल में पढ़ के सारी चीजें की जा सकती थी। ये बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है, दूसरा आपको ये करना है कि कंप्लीटली जहां पे भी आप पढ़ रहे हैं, मैं अभी आपको टेक्स्ट बुक मानकर चल रहा हूं क्योंकि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के स्टूडेंट हैं तो उसके लेक्चर्स, उसके नोट्स को फॉलो करिए। अगर आप कहीं और के स्टूडेंट हैं, वहां के लेक्चर्स, वहां के नोट्स फॉलो करिए और टोटली उसके ऊपर रिलाई करिए। क्योंकि देखिए कोचिंग इसलिए नहीं की जाती है किसी भी बच्चे की कि भैया कहीं कोर्स मिल रहा है तुमने ले लिया, और ठीक है, आपने इसलिए करना है क्योंकि आपको लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर अपने एग्जाम के हिसाब से स्पेसिफिक कंटेंट पढ़ना है। वो आप कोचिंग में जाकर उनके लेक्चर्स के थ्रू पढ़ते हैं और वहां से नोट्स प्रिपेयर करते हैं। क्योंकि देखिए कोई भी सब्जेक्ट है उसका कोई अंत तो है नहीं। अब उसमें किस एग्जाम के लिए कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है, वो आपके एक्सपीरियंस जो मेंटर्स होते हैं वो आपको उसके हिसाब से ही पढ़ाते हैं, उसी के हिसाब से नोट्स प्रिपेयर कराते हैं। ठीक है, तो आप उसके ऊपर रिलाई करेंगे। ठीक है ना, और तीसरा रूल है कि भाई जो 100% हमने जब कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना, तो हमें अपने इसी पिरामिड के हिसाब से कि भाई रिवीजन करना है। कि भाई हमें पता है कि भाई सबसे ज्यादा हमें यहां से मार्क्स मिलेंगे, तो हमने पहले इसका रिवीजन रखा, फिर इसका रिवीजन रखा, फिर इसका रिवीजन। ठीक है ना, तो उसी हिसाब से अपनी रिवीजन को हम रखेंगे। एक रिपीटर स्टूडेंट क्या कर सकता है? रिपीटर स्टूडेंट डेली 70% समय अपना प्रैक्टिस पर लगाओ। एक बिगिनर नहीं लगा सकता था क्योंकि उसको तो अभी कंसेप्ट बिल्ड करना है, तो उसका 70% टाइम बिल्डिंग में जाता है और 30% टाइम प्रैक्टिस में जाता है। आपका 30% टाइम थ्योरी में जाना चाहिए जो उसका 70% टाइम जा रहा है, और 70% टाइम आपका प्रैक्टिस में जाना चाहिए। ठीक है ना, अब आपको देखो प्रैक्टिस करते समय आपको समझ में आएगा मैं कहां मिस्टेक कर रहा हूं। एक अलग से आप एरर नोटबुक रखिए अपने पास, अलग से कॉपी निकाल लीजिए। एरर नोटबुक के अंदर जो भी आप एरर्स कर रहे हैं, जो भी नया मिल रहा है, जो भी गलतियां हो रही हैं, उसको लिखते चलिए। लिखने में थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, लेकिन आप बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे और यही आपको लास्ट डेज में, जब आप अभी हम फेज 2 में आएंगे, यही वहां पर आपको इंपैक्ट करेगा। और बिगिनर स्टूडेंट भी कर सकता है साथ साथ ही। ठीक है ना, तो रिवर्स इंजीनियर करो। ठीक है ना, कि भाई आपने देखा कि यार मैंने मेरे टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट लगाए। ठीक है ना, अब वो तो हर स्टूडेंट लगाता है तो आप भी लगाइए। ठीक है, मॉक टेस्ट लगा, उसमें ये गलती हुई, आपने वो गलती उसमें अलग से लिख ली एरर नोटबुक के अंदर। एरर नोटबुक आपको आखिरी में वही आइडेंटिफाई करने में मदद करती चलेगी। और जब आप कहीं पे लिख लेते हैं ना अपनी गलतियां,
ठीक है ना, तो आपको ज्यादा याद रहता है कि अच्छा ये गलतियां हो रही है। हफ्ते टू हफ्ते अपनी गलतियां एनालाइज करिए, सब्जेक्ट वाइज एनालाइज करिए। हमने मॉक टेस्ट के अंदर सब्जेक्ट वाइज तक टेस्ट दे रखे हैं आपको, ठीक है ना, फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे रखे हैं, तो रोज कोशिश करिए एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाइए आप, ठीक है ना। और जो भी गलतियां हो रही है, जो भी कुछ हो रही है, देखिए ज्यादातर बच्चे अपने मार्क्स से फोकस करते हैं, मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा। ठीक है, नहीं आ रहे हैं भाई, उस बात को कैसे बदल दोगे? एक ही तरीका ना बदलने का, अपनी एरर्स, अपनी गलतियां, ये सब पहचान कर, तो उसको पहचानिए। और सबसे पहले हम खुद ही को बेवकूफ बना लेते हैं कि अच्छा हाँ पता तो चल ही गया है, थोड़े दिन बाद भूल जाते हैं। अब एक बार बताइए, आप जब पेपर देने जाते हैं कितनी चीजें ऐसी होती हैं जो आपने पढ़ी होती हैं और एग्जाम में लगता है कि यार पढ़ी तो थी, याद नहीं आ रहा। अगर एक बार में याद हो गया होता तो फिर आपसे एग्जाम में भी नहीं होता ना ये। तो इससे अच्छा है कि क्यों ना हम उसको एक जगह पे लिख लें, और एग्जाम से पहले 2-3 दिन पहले हम पूरा सिलेबस, हमें भी पता है, रिवाइज नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हम अपनी गलतियां, कोई नई चीज हमें मिली थी मॉक टेस्ट लगाते समय, इस तरह की चीजें रिवाइज कर ले तो बेनिफिट हो जाएगा। वही बेनिफिट की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो रिपीटर स्टूडेंट्स को उस चीज पर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। और एक चीज देखिए, कैलकुलेटर आपको वर्चुअल अलाउड है पेपर के अंदर, मैं मानता हूं, ठीक है ना। अगर आप पिछले साल का पेपर देखेंगे तो न्यूमेरिकल एक भी ऐसा नहीं आया था जिसमें कैलकुलेटर की जरूरत पड़ी हो आपको। हाँ, उससे पहले भी अगर आप आरआरबी जेईई का पहले के ईयर का पेपर देखेंगे तो उसमें एक एक न्यूमेरिकल ऐसा है जिसमें कैलकुलेटर की जरूरत पड़ी थी। तो इसलिए आपको एक आध क्वेश्चन में कैलकुलेटर की जरूरत पड़ रही है, तो इसलिए बहुत ज्यादा कैलकुलेटर बेस्ड न्यूमेरिकल्स पे या कैलकुलेटर पे आपको आरआरबी जेईई में फोकस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हाँ, मान लेते हैं कि भाई ठीक है, आपके पास समय है, आपने बढ़िया से तैयारी कर रखी है, ठीक है, कर लो। लेकिन अभी जिसके पास समय कम है, जिसको बहुत लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर अपना काम करना है, उनके लिए ये रिकमेंडेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। फिर आपको देखिए एक चीज ये दिमाग में लगाना है कि अब जिन बच्चों ने, भाई देखिए मैंने आपको बता दिया रिपीटर को क्या करना चाहिए, एक बिगिनर को क्या करना चाहिए। दोनों ही कंडीशंस में ये हो सकता है कि बहुत से बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो मेरे स्पेशल आपके कैप्सूल सेशंस बने हुए हैं, ठीक है, उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने रिवीजन के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए। एक पॉइंट। दूसरा, जिन बच्चों का भी ऐसा है कि भाई उनके कॉन्सेप्ट ही बिल्ड नहीं है, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड कर सकते हैं। कैसे? टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग की मदद से भी कर सकते हो। मैं डेली आप लोगों के लिए रोज शाम को 7 बजे यूट्यूब पर लाइव फ्री सेशंस लेता हूं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, ठीक है, यूट्यूब पर डेली आप लोगों के लिए लाइव सेशंस चल रहे हैं, ठीक है। तो आप जाएंगे, ये देखिए, तो जो भी 7 बजे मैं किसी भी एग्जाम का पेपर सॉल्व कराता रहता हूं, कभी कभी मॉक टेस्ट लेता हूं, कभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराता हूं, ठीक है ना। कल रात को देखिए मैंने सिविल का मॉक टेस्ट लिया था यूपी ट्रिपल एससी के लिए, ठीक है। इसमें जो टेस्ट था वो आरआरबी जेईई के लिए भी एप्लीकेबल था, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बना रहे हैं, ठीक है ना। आपके लिए प्रॉपर प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाएंगे, ठीक है, कोर्स सेक्शन में जाइए, आरआरबी जेईई सीबीटी 2 के लिए। तो जो बच्चे रिवीजन करना चाह रहे हैं वो सिविल इंजीनियरिंग कैप्सूल सेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं हर एक सब्जेक्ट पर, ठीक है। लेकिन जिनको अपनी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बिल्ड करनी है, उनके लिए अभी एक ऑफर मैं लेकर आया हूं, वो 3,000 रुपए में अपनी आरआरबी जेईई सीबीटी 2 की कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये ऑफर सिर्फ आज के लिए वैलिड है कि आपको आधे प्राइस में, ठीक है, जनरली आपको 4800 का पड़ता है, आज ये आपको 2953 रुपीज का पड़ेगा, जिसमें कि आपको 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिलेगी। तो आप आरआरबी जेईई के लिए बढ़िया से इसमें प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको अगर बुक्स भी चाहिए साथ में, ठीक है ना, तो आप बुक वाला ऑप्शन चूज कर लीजिएगा, ठीक। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिल रही है और आरआरबी जेईई के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर। जो बच्चे आने वाले मल्टीपल एज एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं कहता हूं ये मत ही लो, ये अनअफोर्डेबल है। पता है क्यों? अभी दिखाता हूं, ठीक है ना। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए, ठीक है ना, जो वीडियो आप देख रहे हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ले चलता हूं, ठीक है ना। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब ट्रिपल एससी की इस बड़ी वैकेंसी, ये देखिए, ठीक है, इसी के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, यहां पर देखो एजेई सिविल दिख रहा है, एजेई सिविल पे क्लिक करो। आप 3300 रुपए 3000 रुपए में सारे एजेई एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, सारे एजेई। और इसी में बुक मिलेगी, इसी में टेस्ट सीरीज, इसी में नोट्स, सारे एजेई एग्जाम्स के लिए, ठीक है ना। ये देखिए 3338, ठीक है ना। और मैं प्राइस सेक्शन में आपको लेके चलता हूं, विद बुक देखो दिख रहा है, अप्लाई कूपन, यहां पर जाइए, शुभम सर लिखिए, ठीक है। और आप 3099 रुपए में हर एक एज एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर पा रहे हैं। और इसमें क्या क्या है देखो, पता होना चाहिए आपको, सारी बातें पता होनी चाहिए। आप एसएससी की क्लास करना चाहो, नॉन टेक प्लस टेक, आरआरबी, बीटीएससी, एमपीपीएससी, डी ट्रिपल एस बी, एनएचपीसी, सारे एज एग्जाम्स यहाँ पे लिस्टेड है। सबकी क्लासेस आप लाइव एज वेल एज रिकॉर्डेड फॉर्म में कर सकते हैं, ठीक है। इसी में सारे एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज है,
ठीक है। इसी के अंदर सारे एग्जाम्स के स्टडी नोट्स हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, ठीक है। और इसी के साथ आपको बुक मिलेगी जो आपके घर पर डिलीवर होगी, ठीक है। बस आपको क्या करना है, जो स्टेप्स मैंने बताए हैं इसी स्टेप्स को फॉलो करना है, ठीक है ना। और प्राइसिंग सेक्शन के अंदर जाकर के अप्लाई कूपन में शुभम सर लिखना है और ऑप्ट कर लेना है। जो बच्चे बिल्कुल ही नए हैं, जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग पहली बार पढ़ रहे हैं, वो 12 महीने का लेंगे सब्सक्रिप्शन, उनको 6 महीने का एक्स्ट्रा मिल जाएगा। आपकी लाइफ टाइम भाई देखो, किसी का प्रिपरेशन 1 साल से 1.5 साल से ज्यादा का नहीं होता, तो आप फ्री हो गए जी, आप 4,000 रुपए में फ्री हो गए कि भाई अब ना मेरे को बुक लेने की टेंशन, ना टेस्ट, ना क्लास, ना कुछ, सब इसी में ही है। जब तक सुपर कोचिंग आपके पास रहेगी तब तक कोई नई वैकेंसी भी आएगी, उसकी क्लासेस भी इसी में ही होंगी, आपको नहीं लेना कुछ और, ठीक है। और जिन बच्चों ने अभी प्रिपरेशन कर रखी है थोड़ी बहुत, ठीक है, तो उनके लिए ये रिकमेंडेड है। जिन्होंने सिर्फ रिवीजन के पर्पस से चाहिए कि यार वो सब्जेक्ट मेरा रह गया था, या एक सब्जेक्ट रह गया था, 2 सब्जेक्ट रह गए थे, वो अपना 3 मंथ्स वाले में जाएंगे। लेकिन जब नजर आ रहा है कि यार 6 + 3 मंथ्स कम में मिल रहा है तो उसको लो यार, क्यों अपना पैसा खराब करना है। देखो ये बल्कि 3 मंथ्स वाला महंगा पड़ रहा है, ठीक है ना। 6 मंथ्स + 3 मंथ्स एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिल रही है, रिड्यूस प्राइस भी है, तो उसका फायदा उठाइए। ये 31 मार्च के बाद वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो फिर मेरे को ईमेल बाद में मत करिएगा कि सर इसको, क्योंकि ये मेरे कंट्रोल में नहीं होता, ठीक है। पहली बात। दूसरा, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। आप उस टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और रेगुलर अपडेट्स पा सकते हैं, और जो मैं क्लासेस में यूट्यूब पर आपको चीजें कराता हूं उसकी पीडीएफ भी आपको इससे मिल जाती है। बाकी और भी कोई डाउट है तो आप ईमेल करके भी अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।